डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि जो हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन लिया हुआ था। उस बीम सेक्शन का मैंने क्या किया हुआ था, सबसे पहले उसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया हुआ था, देन उसका स्ट्रेस डायग्राम और उसका स्ट्रेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारा इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता है, इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है। फिर मैंने आप लोगों के सामने एक फैक्ट ये डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे हमारा लीवर आर्म क्या होता है, मीन्स उत्तोलक भुजा क्या होती है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारा लीवर आर्म है मीन्स जेड, जिसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, वो होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा बीम सेक्शन है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक बीम सेक्शन लिया कंसीडर किया हुआ था। वो बीम सेक्शन हमारा कैसा था, वो बीम सेक्शन था रेक्टेंगुलर बीम। ओके, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन के साथ साथ वो सिंपली सपोर्टेड बीम थी। हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो मैक्सिमम टेंशन आता है वो कहां पे आता है, बॉटम फाइबर में आता है। जब बॉटम फाइबर पे हमारा टेंशन आ रहा है तो उस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों ने वहां पे स्टील का प्रयोग किया था। कुछ लोग क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम लोग चलो ठीक है मान लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे वाला जोन है वो हमारा क्या है, टेंशन जोन है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला जोन है वो हमारा क्या है, कंप्रेशन जोन है। बट हम लोग कितने नीचे स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्या कहीं कुछ फिक्स है? तो बिल्कुल, ये हम लोग स्टील को कितने नीचे प्रोवाइड करेंगे ये हमारा आईएस कोड 456/2000 में दे रखा हुआ है कि बॉटम से हम लोग कितना मिनिमम कवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हमारे आईएस कोड 456/2000 में दे रखा हुआ है कि बॉटम से हम लोग कितना मिनिमम कवर प्रोवाइड करेंगे। कवर प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअली हम लोग कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। ये मिनिमम कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो मिनिमम कवर यूज करते हैं नीचे से, मिनिमम कवर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई बीम सेक्शन है, उसमें ऐसे ही सरिया है। ठीक, तो सरिया सरिया बॉटम से क्या होगी, बॉटम से कम जो भी इतना मिनिमम कवर होता है उतना गैप हमारा होना चाहिए। हम लोग मिनिमम कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से जितना स्टील प्रो नीचे टेंशन जोन की ओर जितना दूरी करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन हमें इतनी भी दूरी नहीं कर देनी है कि वो स्टील बिल्कुल बाहर निकल आए। बाहर निकलने का मतलब क्या है कि उस स्टील को जंग क्या करने लगे, अफेक्ट डालने लगे या प्रभावित करने लगे। तो स्टील हमारी कोरोजन से या जंग से प्रभावित ना हो, इसके लिए हम लोग उसमें मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा कि हमारे मिनिमम कवर कौन कौन से, मतलब कितने कितने एमएम हम लोग कंसीडर करते हैं, किस प्रकार का सेक्शन हो तो हम लोग कितना एमएम मिनिमम कवर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वो मिनिमम कवर आप लोग अपने रजिस्टर में यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग वहां तुरंत जैसे मैं बोलूंगा तुरंत नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए मिनिमम कवर। मिनिमम कवर। ओके, अब देखिए यहाँ पे यदि हमारा स्लैब का केस है, स्लैब के केस में हम लोग कितना मिनिमम कवर प्रोवाइड करेंगे। देन यदि आपका बीम का केस है, देन यदि आपका कॉलम का केस है, देन यदि आपका फुटिंग का केस है, फुटिंग या इसे बोल दीजिए फाउंडेशन। ठीक, तो कुछ यहाँ पे फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए कि कब हम लोग कितना कितना कवर प्रोवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, स्लैब के केस में हम लोग जो मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं वो हमारा होता है कितना, 15 mm। बीम के केस में जो मिनिमम कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं 25 mm, 25 mm। कॉलम के केस में हम लोग जो मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा 40 mm, 40 mm। बट यहाँ पे कॉलम के केस में और बीम के केस में कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि सर क्या एक्सेप्शंस हैं। ओके, इसके बाद फुटिंग का केस है या फाउंडेशन का केस है। फुटिंग या फाउंडेशन के केस में हम लोग यहाँ पे जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं हम लोग 50 to
70 mm। ओके, कितना प्रोवाइड करते हैं फुटिंग या फाउंडेशन केस में? 50 से 70 mm हम लोग यहाँ पे मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये मैंने ऐसा आप लोगों को क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया, यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम लोग कल यहाँ पे अपना बीम सेक्शन बना रहे थे, मैंने ये बीम सेक्शन बनाया हुआ था। ओके, ये मान लीजिए क्या इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ऊपर वाले जोन को मैंने बताया हुआ था कि इसको मान लीजिए टेंशन जोन, इसको सॉरी, ऊपर वाले जोन को इसको मान लीजिए कंप्रेशन जोन, इसको मान लीजिए टेंशन जोन। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, यदि हमारी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो टेंशन कहां आएगा? टेंशन हमारा आएगा बॉटम में। कहां आएगा? बॉटम में, हमारा बॉटम फाइबर में यहां पे टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग यहां पे स्टील प्रोवाइड करते थे। ओके, हम लोगों ने क्या की हुई थी, यहां पे स्टील मींस सरिया यहां पे डाली हुई थी। जब सरिया यहां पे डाली हुई थी तो इस सरिया के सेंटर से, सरिया के सेंटर से जो टॉप तक की डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को हमने माना था इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। क्या माना था? प्रभावी गहराई या इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। वहीं पे इस टोटल डेप्थ को हमने माना हुआ था कैपिटल डी, यानी टोटल डेप्थ। ठीक, टॉप टू बॉटम ये क्या था? कैपिटल डी था। वहीं पे बी क्या था? इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो चौड़ाई है, इसको हमने बी मान लिया। आप लोग यदि ध्यान देंगे तो सरिया के सेंटर से बॉटम तक का जो गैप था, इसको मैंने यहां से यहां पे सी डैश से इंडिकेट किया हुआ था। ठीक, सी डैश से इंडिकेट किया हुआ था। यही हमारा सी डैश क्या है? यही है इफेक्टिव कवर। यही क्या है? इफेक्टिव कवर है। ठीक, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन ये बन के आता है कि सर हम लोग इफेक्टिव कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली में देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग यहां से स्टील इस न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूरी यहां पे प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलनी है। तो यदि हम लोग यहाँ की जगह और नीचे भी प्रोवाइड कर दें, यहाँ की जगह मान लीजिए ये हमारा पूरा बीम सेक्शन है, हम लोग क्या किया और नीचे प्रोवाइड कर दें, बट एक प्रॉब्लम होगी, ये जितनी स्ट्रेंथ नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ से मॉइस्चर मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, और इस नमी की वजह से क्या हो जाएगा, इस स्टील में क्या लग जाएगा, यहाँ पे कोरोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ पे कोरोजन, ये जंग लग जाएगा। जब जंग लग गया, ठीक, तो क्या करेगा, जंग लगने से इस स्टील की प्रॉपर्टी चेंज होने लगेगी। हमें पता है कि जैसे स्टील पे कोरोजन लगता है, स्टील पे जंग लगता है, जंग लगने के बाद क्या होता है, स्टील का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब बताइए यदि आप लोग कि यहाँ पे हमने जहां स्टील डाली हुई है, जब इसका आयतन बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे। कंक्रीट में क्या पड़ जाएंगे? कंक्रीट में यहाँ पे हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, मींस यहाँ पे कंक्रीट में दरारें आ जाएंगी। ठीक, कंक्रीट में यदि यहाँ पे दरारें आ गई तो इसका मतलब क्या कि ये स्ट्रक्चर हमारा, हम लोग क्या मान ले, इसे मान ले कि स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। ठीक, तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है कि जिससे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो या स्ट्रेंथ कम हो। तो हमें वहां पे मिनिमम कवर प्रोवाइड करना ही करना है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हमारा ये होता है कि मान लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है, इसे इसीलिए इसे मिनिमम कवर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम कवर प्रोवाइड करने का क्या रीजन था, ये रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग क्यों यहाँ पे मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। चाहे कॉलम का केस हो या बीम का केस हो या स्लैब का केस हो, कोई भी केस हो XYZ, हम लोग यहाँ पे मिनिमम कवर प्रोवाइड ही करेंगे। ठीक, कितना कितना प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ डेटा या कुछ वैल्यूज बताई हुई हैं, किसके अकॉर्डिंग है, ये वैल्यू है IS 456 9 सॉरी IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ओके, वहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिए,
एक पॉइंट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं, बताइए तुरंत चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दीजिए कि हम लोग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना प्रयोग करते हैं। शायद लास्ट क्लासों में मैंने ये पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस भी किया हुआ है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग कितना प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क, उस आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क के केस में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग प्रयोग करेंगे वो कितना प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो यूट्यूब पे अपलोड है सिविल टेक बाय विनीत सर पे। ठीक, वहां पे आप जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा सिविल टेक बाय विनीत सर। मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होंगे, मैं जितने वीडियो अपलोड करता रहूंगा उनके सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे बताइए, हम लोगों ने जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की यहाँ पे बात हो रही है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, चलो मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ कि हम लोग 20 भी यूज करते हैं, 15 भी यूज करते हैं। बट कब हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 यूज करते हैं, किस केस में हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट 15 यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा आईएस कोड 456 है, ठीक, इसमें यह बताया गया है कि हम लोग किसी भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, वो M20 यूज करेंगे। ठीक, वहीं पे इसके पहले वाला जो हमारा आईएस कोड था, IS 456 1978, इस आईएस कोड में यह बताया गया था कि हमारा जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो कितना होगा, M15 होगा। ओके, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग किसी भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, वहां पे उसने आईएस कोड को मेंशन नहीं किया है, उसने क्या किया है, आईएस कोड को मेंशन नहीं किया है, तो इस केस में हम लोग जो हमारा रिवाइज्ड वाला कोड है, मींस 2000 के अकॉर्डिंग ही आंसर को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यदि वो बोल देता है कि 1978 के अकॉर्डिंग बताइए कि आंसर क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, M15 ग्रेड को ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए, जो हमारे लास्ट क्लास में हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा क्या था, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, तो मैंने आप लोग बताया होता कि हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम या डबली रेनफोर्स बीम में क्या अंतर है। ठीक, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। इसके बाद इसका हम लोगों ने एक सेक्शन बना के पूरा यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि हमारा इसका इस ऐसे स्ट्रेस डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से इसका स्ट्रेन डायग्राम बनेगा। मैं दोबारा तो फिर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर लें। ओके, ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। यहां पे हमारी ये स्टील पड़ी हुई है, ये डेप्थ हमारी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, स्मॉल डी।
ये इसकी विड्थ है स्मॉल बी, टोटल डेप्थ कैपिटल डी, ये यहाँ पे इसका कवर हो गया सी डैश। ओके, ये है हमारा बीम सेक्शन। ये क्या है, हमारा बीम सेक्शन है। इसके बाद ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगी एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, नीचे स्टील पड़ी हुई है, तो एप्सिलॉन एस। ऊपर वाले सेक्शन पे हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, टोटल यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स आ रहा है सिर्फ, और कंप्रेशन फोर्स को बियर करने के लिए हम लोग कंक्रीट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन सी, यानी स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेन ऑफ स्टील। ओके, जो सेकंड वाला मेरा डायग्राम है, डायग्राम कौन सा है, स्ट्रेन डायग्राम है। इसके बाद देखिए ये है हमारा स्ट्रेस डायग्राम। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी सिग्मा एस टी बाई एम। और यहीं पे कंक्रीट के केस में जो परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पे हमारा होगा वो होगा सिग्मा सीबीसी। ठीक, सिग्मा सीबीसी लास्ट क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को सिग्मा सीबीसी क्या होता है। फिर मैंने ये माना हुआ था कि मान लीजिए इसकी जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सी से कंसीडर किया हुआ था। ठीक, जब इसको एक्सी से कंसीडर किया हुआ था, फिर इसके बाद मैंने ये बताया हुआ था कि जरा मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे ये कैसा सेक्शन, ये जो ये सेक्शन हमारा ए सेक्शन है, ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है और ये सी डायग्राम है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ए में हमारा क्या है, ए पे यहाँ पे बीम सेक्शन है, ए में बीम सेक्शन है। ओके, बी में ये स्ट्रेन डायग्राम है, बी में हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, एंड सी में हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम है। सी हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है। ओके, तो अब देखिए मैंने क्या बताया हुआ था कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, टेंशन होगा। क्यों टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सरिया पड़ी हुई है, जब बॉटम में हमारी सरिया पड़ी हुई है तो टेंशन फोर्स को यहीं से रजिस्ट करेगी। ओके, फिर मैंने बताया कि इस ऊपर वाले पोर्शन पे, ऊपर वाले पोर्शन पे हम लोग क्या मानते हैं, टोटल ओवरऑल ऐसा मानते हैं कि सिर्फ यहाँ पे हमारी क्या कंक्रीट है। ठीक, यानी ऊपर का फोर्स हमारा सभी क्या रजिस्ट करेगा, ये कंक्रीट रजिस्ट करेगी। जब कंक्रीट यहाँ पर रजिस्ट करेगी, इस ट्रायंगल के केस में मैंने बताया हुआ था कि इसका सीजी हमारा कहां पे होगा, सीजी टॉप से 1/3 पे होगा। कहां पे होगा, टॉप से 1/3। यहाँ पे हमारा टोटल ओवरऑल कंप्रेशन फोर्स वर्क करेगा। और ये गैप, ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारी होगी XC/3। ठीक, कितनी हो जाएगी, XC/3। ओके, अब ये बताइए इस C और T के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या नाम दिया हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे बताया हुआ था कि जो हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स जहां पे वर्क कर रहा है मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बाद जहां से हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स वर्क कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमारा क्या होगा, लीवर आर्म होगा, मींस जेड होगा। ठीक, तो जेड के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारा जहां पे जिस पॉइंट पे टोटल कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे टोटल टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बीच की दूरी, या कुछ इस प्रकार से कहें कि हमारा कि जहां पे टेंशन वर्क कर रहा है कि वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जहां पे कंप्रेशन वर्क कर रहा है तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो हमारा गैप होगा, जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी क्या होगी, लीवर आर्म। ठीक, यानी जेड होगा। ओके, अब बात यहां पे आती है, सर ये टोटल कंप्रेशन फोर्स आपने सी लिखा हुआ है, टोटल टेंसाइल फोर्स यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इस सी और टी की वैल्यू कितनी होगी, सी और टी की वैल्यू कितनी कितनी होगी। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला,
टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल कंप्रेशन फोर्स, इसको हम लोगों ने क्या माना हुआ है, कैपिटल सी से इंडिकेट किया है। वहीं पे लिख लेते हैं टोटल टेंशन फोर्स, टोटल टेंशन फोर्स, इसको कैपिटल टी से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक, शायद आप लोगों ने, अब मैंने बताया हुआ है कि इनका देखो फोर्स है, ठीक, जरा एक यहां पे देखिए, फोर्स, फोर्स की यूनिट किस में होती है, न्यूटन में। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कि जो कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस है, क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, वो बताई थी सिग्मा सीबीसी। ठीक, अब जरा एक चीज आप बताइए कि हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ था कि क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा हुआ था, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यदि हमें यहां से फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक, तो यदि हमें टोटल टेंसाइल फोर्स चाहिए या टोटल कंप्रेशन फोर्स चाहिए, तो पहली बात तो टेंशन में स्ट्रेस और इनटू टेंशन का एरिया। यदि टोटल हमें कंप्रेशन फोर्स चाहिए तो कंप्रेशन में स्ट्रेस इनटू उस जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन का एरिया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, टोटल हमें टेंशन फोर्स चाहिए। टेंशन फोर्स के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे कि T इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक, इस स्टील पे जो स्ट्रेस थी, स्टील पे जो स्ट्रेस थी, स्ट्रेस को हम लोगों ने किससे इंडिकेट किया था, यदि आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने माइंड को तो याद करेंगे कि हम लोगों ने स्टील में स्ट्रेस को सिग्मा एसटी से इंडिकेट किया था। जो स्ट्रेस थी इसको हम लोगों ने सिग्मा एसटी से, ओके, जब सिग्मा एसटी से इंडिकेट किया हुआ था तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एसटी इनटू एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ टेंशन स्टील मतलब एएसटी, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, इसका मतलब एएसटी। तो टी की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, टी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एएसटी। हमें क्या वैल्यू मिल गई, टी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एएसटी। तो वो वैल्यू को यहाँ पे लिख लीजिए कि टोटल टेंसाइल फोर्स टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू एएसटी। ठीक, कैसे निकल के आया, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमें निकालना है टोटल टेंसाइल फोर्स। जब हमें टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। जब हमारा फोर्स का ये फॉर्मूला है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस तो हमें स्टील की स्ट्रेस रखनी है तो मैंने यहाँ पे सिग्मा एसटी रख दी। एरिया किसका एरिया, एक्चुअल में यहाँ पे जो टेंशन कौन बियर कर रहा है, तो टेंशन को रजिस्ट कर रही है स्टील, तो हम लोग यहाँ पे एरिया किसका रखेंगे, टेंशन स्टील का एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यानी एएसटी। एएसटी का मतलब क्या हो गया, या एएसटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एएसटी हमारा क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, और वहीं पे सिग्मा एसटी क्या है, सिग्मा एसटी लिख लीजिए परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक, सिग्मा एसटी का फुल फॉर्म जिसको ना मालूम हो लिख लीजिए, या सिग्मा एसटी का मीन्स हमारा क्या होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे सिग्मा एसटी हमारा क्या है, परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील
स्टील इन टेंशन। ठीक, तो हमें यहां से ये फॉर्मूला मिल गया कि T इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी कि T की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, T बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। अब जरा बात कर लेते हैं कि सर ये जो कंप्रेशन फोर्स है C, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला बताया कि टोटल कंप्रेशन फोर्स C इक्वल टू हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, और स्ट्रेस के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। स्ट्रेस के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक, एरिया किसका चाहिए, तो यहां पे हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे जो ये वाला डायग्राम बना है, या ये देखो यहां पे ये डायग्राम बना है, तो ये हमारा ट्रायंगल शेप में, हम लोग जो यहाँ पे एरिया कंसीडर करेंगे, इस स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कंसीडर करेंगे। कैसे शेप में आ रहा है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है। ठीक, तो ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का जो हमारा एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, त्रिभुज का एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, फिर इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या पुट करनी है, स्ट्रेस पुट करनी है। हमें यहाँ पे क्या रखनी है, स्ट्रेस रखनी है। स्ट्रेस किसकी रखनी है, कंक्रीट की रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस पे सिग्मा सीबीसी रख दो। सिग्मा सीबीसी क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक, इन बेंडिंग कंप्रेशन। इसके बाद एरिया ऑफ कंक्रीट, हमें चाहिए इस सेक्शन का एरिया। सेक्शन हमारा कैसे था, ट्रायंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन का हमें एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होगा, हाफ, ओके, बेस। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सिग्मा सीबीसी को बेस कन्वर्ट कंसीडर करेंगे, हमें सिग्मा सीबीसी को बेस कंसीडर नहीं करना है। हमें ये मानना है कि इसकी जो विड्थ है, विड्थ मीन चौड़ाई, वो कितनी है, बी है। सिग्मा सीबीसी यहाँ तो ये क्या स्ट्रेस है, सिग्मा सीबीसी तो इसकी स्ट्रेस है, हमें यहाँ पे इसकी विड्थ कंसीडर करनी है, यानी बी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ बी इंटू, अब देखिए डेप्थ, देखिए डेप्थ हमें कंसीडर करनी यहां तक की डेप्थ, और इस डेप्थ को हमने कितना माना हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक्सी माना हुआ है। ठीक, इस डेप्थ को हमने कितना माना हुआ है, यहाँ पे एक्सी माना हुआ है। जब इस डेप्थ को यहाँ पे एक्सी माना हुआ तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए एक्सी की। अब देखिए यहां से हमारा कितना निकल के आ गया, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू एक्सी इंटू बी। ठीक, ये वैल्यू किसकी मिल के आ गई, ये वैल्यू हमें मिल गई ओवरऑल टोटल कंप्रेशन फोर्स की। ओवरऑल टोटल जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है, हमें कंप्रेशन फोर्स की यहां से वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू कितनी है, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एक्स। ओके, इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे ओवरऑल टोटल कंप्रेशन फोर्स की। ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, ओवरऑल टोटल कंप्रेशन फोर्स की हमें वैल्यू यहां से मिल गई। ओके, फिर अब हमें टोटल टेंशन फोर्स मिल गया, टोटल कंप्रेशन फोर्स मिल गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर की बात कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्या बताया था कि एक्सी बराबर मैंने यहाँ पे केडी कंसीडर किया था। ठीक, तो यहां पे जो मेरा के था, ये क्या है, के है यहाँ पे डेप्थ फैक्टर। ध्यान दीजिए के हमारा क्या है, डेप्थ फैक्टर लिखिए, ये लिख लीजिए यहाँ पे
न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ओके, अब देखिए लीवर आर्म जेड, जेड क्या है यहाँ पे, लीवर आर्म है, लीवर आर्म जेड, जेड बराबर हम लोग जेडी कंसीडर करेंगे, ठीक, जेड बराबर जेडी कंसीडर करेंगे। जेड यहां पे क्या है, लीवर आर्म है, जे क्या है, तो जे है हमारा यहां पे, इसको लिखिए लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म फैक्टर। ओके, जे क्या हो जाएगा, लीवर आर्म फैक्टर। अब जरा एक चीज यहां पे बताइए कि हम लोगों ने जेड, जेड की वैल्यू क्या निकाली थी लास्ट क्लास में, जो जेड की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू क्या निकाली थी, जरा अब इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देख करके बताइए कि हम लोगों ने यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या निकाली थी। ये जेड है, जेड की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, ओवरऑल हमें यहां तक मालूम है स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी माइनस एक्स सी बाई 3, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, जो जेड की वैल्यू हमें मिलेगी डी माइनस एक्स बाई 3। ओके, डी माइनस एक्स बाई 3, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया यहाँ पे जेड की वैल्यू। तो जब हमने यहाँ पे जेड बराबर जेडी रखा हुआ है, ध्यान दीजिए जेड बराबर जेडी रखा है, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी मिली है, डी माइनस एक्स बाई 3। ओके, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, यहां पे मैंने एक्सी बराबर के डी रखा है, एक्सी बराबर के डी रखा हुआ है, ठीक, तो यहां पे डी माइनस के डी बाई 3 हम लोग कर सकते हैं, यहां से डी कॉमन कर लीजिए, जब आप लोग यहां से डी कॉमन करेंगे क्या जाएगा, डी 1 माइनस के बाई 3, कितना आ जाएगा 1 माइनस के बाई 3, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा जेड के, और जेड किसके इक्वल है, जेड इक्वल है जेडी के, ठीक। तो यदि आप लोग सिर्फ इतने टर्म को कंसीडर करें यहां से कि जेडी इक्वल टू डी माइनस के बाई 3, ठीक, तो यहां से हमें डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी, यहां से हमें जे की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जे बराबर हमें मिल जाएगा 1 माइनस के बाई 3, जे बराबर 1 माइनस के बाई 3, ठीक। यहां पे जे हमारा क्या है, ये है हमारा लीवर आर्म फैक्टर, लीवर आर्म फैक्टर, ठीक। तो एक हमारा नया फार्मूला यहां से ड्राइव होके आ गया है कि जे बराबर 1 माइनस के बाई 3, कैसे निकल के आया, मैंने जेड बराबर जेडी माना, ठीक, इसके बाद देखो ये जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है डी माइनस एक्स बाई 3, मैंने वहां पे ये वैल्यू पुट की, फिर एक्ससी की वैल्यू हमें पता है ये एक्ससी हमारा केडी के बराबर होता है, हमने ये वैल्यू पुट की, और यहां से ये वैल्यू निकाल ली, जे बराबर 1 माइनस के बाई 3। ओके, तो एक वैल्यू हमें यहां से ये मिल गई। आगे देखिए नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमें यहाँ पे क्या, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फाइंड करनी है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फाइंड करनी है, ठीक। तो न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल में यहाँ पे दो डेप्थ होती हैं, कौन कौन सी डेप्थ होती हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में देख लीजिए। एक हमारी होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, CNA, फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद एक होती ANA, ANA का मतलब क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब जरा यहां पे देखिए सबसे पहले कि सर ये CNA और ANA, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनका डिफरेंस जान लीजिए सबसे पहले। जब हम लोगों ने यहां पे कोई बीम सेक्शन कंसीडर किया था, ओके, हमने ये बीम सेक्शन कंसीडर किया,
हमने क्या माना, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस थी वो कौन सी न्यूट्रल एक्सिस थी, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस थी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तभी शायद याद हो मैंने यहाँ पे नोटेशंस एक्सी माना हुआ था। ठीक है, और लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक्सी क्या है, एक्सी है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सी क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे, एक्सी इक्वल टू डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको इनकी हिंदी चाहिए वो हिंदी लिख लें। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो हिंदी होती है, ये पूरी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इसकी पूरी हिंदी होती है। ठीक, क्रांतिक उदासीन अक्ष की गहराई, ये किसकी हिंदी होती है, ये हमारी हिंदी होती है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की। तो ठीक है सर, आपने यहाँ पे हमें CNA बता दिया, बट ये ANA क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या है, ये हमने ऐसा माना हुआ है कि ये हमारा कोई भी रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन होता है। ठीक, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन के मिड पे हमारी क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस होती है। बट इन केस हमने यदि यहाँ पे स्टील का परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, या स्टील का परसेंटेज डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, स्टील का परसेंटेज लिख लो कि यदि हम लोग स्टील का परसेंटेज या प्रतिशत बढ़ा दें या घटा दें, मींस इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे हमारी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो वेरी करती है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद जो हमें नई न्यूट्रल एक्सिस मिलती है, चेंज होने के बाद क्या हुई, यहां से जब चेंज हो गई, चेंज होने के बाद जो हमें नई न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी, वो न्यू न्यूट्रल एक्सिस या उदासीन अक्ष, वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, जो उसकी बीम की वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है कि अब इस समय वास्तविक कंडीशन में इसकी जो उदासीन अक्ष है वो कहां है। ठीक, तो एएनए का फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई। ध्यान दो, इसका फुल जो हिंदी में नेम होगा वो क्या होगा, वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई। मैंने क्या बताया कि जो हमारा CNA है, मींस CNA क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, वो तो सेम रहेगा, वो हमारा सेम रहता है, बट डिपेंडेंट होती है ANA की वैल्यू। जैसे जैसे आप स्टील का या कंक्रीट का परसेंटेज या ग्रेड चेंज करते जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ANA की वैल्यू वेरी करती रहती है। बट CNA लगभग हमारा हमेशा डेप्थ पे क्या आता है, मिड सेक्शन में आता है। ठीक, तो इस वजह से CNA और ANA दोनों में आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। CNA का मतलब क्या है, क्रांतिक या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और ANA का मतलब क्या, एक्चुअल, मतलब उस बीम की एक्चुअल कंडीशन में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, वो बताता है आपका ANA। ठीक, वो क्या बताता है, वो बताता है यहाँ पे ANA, और जो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा क्या बताता है, CNA बताता है। ओके, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला, हेडिंग डाल लो, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं कि इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है
एक्स सी इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है एक्ससी का। एक्ससी का फॉर्मूला क्या है? एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। एम एम मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या है? मॉडुलर रेशियो। लिख लीजिए, एम है हमारा मॉडुलर रेशियो। ओके। सिग्मा सीबीसी मैंने बताया हुआ था परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। वहीं पे जो सिग्मा एसटी है, सिग्मा एसटी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि क्या? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। सिग्मा एसटी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। सिग्मा सीबीसी क्या है? कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। एम क्या है? मॉडुलर रेशियो। अब इसी से मैं एक फॉर्मूला और निकालूंगा। क्या फॉर्मूला निकालूंगा? देखिए, मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला क्या लिखा? एक्स सी इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। ठीक। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। बताया था फॉर्मूला, एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। ओके। यहां पे देख लीजिएगा, इसके साथ में एक्चुअली यहां पे डी भी हमारा ऐड रहता है। एम सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी भी ऐड कर लीजिएगा, यहां भी हमारा डी होगा। ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेप्थ तो हम लोग ऐड करना भूल ही गए थे। जो हमारी इसकी इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे इसकी इफेक्टिव डेप्थ भी होगी। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा हो, उस फॉर्मूले यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा एक्स सी बराबर क्या होगा? एम सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं कि एक्ससी को हम लोग किसके बराबर माने थे? अभी एक्ससी को हम लोग केडी के बराबर माने थे। किसके बराबर माने थे? केडी के बराबर। अब केडी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक। डी से डी हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई? के की वैल्यू मिल गई एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। एक तो हमारे लिए ये नया फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक, कि के की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा देखिए, यदि आप लोग इसी फॉर्मूले में ये एम की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? के इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। यदि हम लोग यहां पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं, m बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। ठीक, ये वैल्यू आप लोग पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा सीबीसी से ऊपर जब सिग्मा सीबीसी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर वाले टर्म में हमारा बचेगा k बराबर 280 अपॉन 3 बाई 280 अपॉन 3 प्लस सिग्मा एस टी। ये हमारा एक और नया फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। ओके, तो ये कि हमारा नया के का फॉर्मूला बन के आ गया, डायरेक्ट सिग्मा एस टी के टर्म में है हमारा। ठीक, एक ये फॉर्मूला था के बराबर एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। दूसरा हमारा फॉर्मूला ये एक्सी का फॉर्मूला है। एक्सी का फॉर्मूला क्या है? एम सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक, ये किसका फॉर्मूला था? ये हमारा फॉर्मूला था डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ओके, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया।
जो हमारा लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर था जे, तो जे की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, जे बराबर 1 माइनस के बाई 3। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रल एक्स डेप्थ फैक्टर है के, उस के की वैल्यू हम लोग भी आप निकाल चुके हैं। देन जो यहाँ पे हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स आएगा, और टोटल टेंसाइल फोर्स टी, टी की वैल्यू कितनी आ रही थी, सिग्मा एस टी इंटू एस टी। टोटल कंप्रेशन फोर्स यानी सी, सी की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स इंटू बी। ओके, फिर यहाँ पे ये हमारा जो सिंगली रेनफोर्स बीम है उसका एनालिसिस का डायग्राम है। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।